गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल SSG 0.2 में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहले मैं फिजिक्स की सीरीज चला रहा हूं और रीजनिंग की सीरीज चला रहा हूं, उसी के साथ मैं आज हिंदी की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हम आपको पूरी हिंदी पढ़ाऊंगा। इसका मेरा कई एग्जामों के लेके पर्पज से मैं ये पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि कई हमारे दोस्तों और भाइयों का अभी टेट का लगा हुआ है, सी टेट है, और जो अभी बीएड प्री यानी बीएड एंट्रेंस का एग्जाम जो लगा हुआ है उसको, उसके साथ साथ सबसे अहम मुद्दा हम खास उसके लिए बना रहा हूँ, जो अभी यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो एग्जाम होने वाला है, वैकेंसी आने वाली है लेखपाल की, उसको मेन नज़र में रखते हुए मैं उसके थ्रू मैं ये हिंदी की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। और हम और आप लोग मिलके जो लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, लॉकडाउन हटते ही तुरंत आ जाएंगी, ये साफ हो चुका है। जो 5200 पद आ रहे हैं इस बार राजस्व लेखपाल के, तो उसके ही थ्रू मैं उसी को ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। और हिंदी की भी शुरू कर इसके साथ साथ ग्रामीण प्रवेश की भी मैं शुरू करूँगा। तो आज से मैं हिंदी की पहली क्लास आज हिंदी की ले रहा हूँ। तो कुछ आज से हम और आप दोनों लोग मिलकर अपनी इस लेखपाल की जो भी तैयारी करने जा रहे हैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा सा अच्छा कंटेंट देने की हम भी कोशिश करूँगा। और अच्छा लगे तो, पहले आपने कई जगह पढ़ी भी होगी हिंदी इससे पहले, तो आज हम पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत देखना, जरूर अच्छा लगे तो जरूर इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदी। तो आज मैं हिंदी की पहली क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। हिंदी हिंदी की जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ाऊंगा हिंदी, आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दे, जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है, जितना मैं पढ़ा दूंगा वो सफिशियंट। कोई भी एग्जाम दीजिए किसी भी लेवल का, चाहे यूपी ट्रिपल सी के थ्रू जितने भी होते हैं, लेखपाल वीडियो या जूनियर असिस्टेंट हो गया, यूपीपी दीजिए आप, सी टेट टेट कोई भी एग्जाम दीजिए उसके लिए सफिशिएंट होगी। तो आइए हम आज हिंदी शुरू कर रहे हैं। हिंदी जो हिंदी दिवस होता है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो हिंदी का जो विकास है या हिंदी का संवैधानिक विकास हो गया, इतिहास हो गया, एक ये बड़ा मुद्दा है, तो इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं सीधे टॉपिक पे बात करता हूँ। तो आज मैं एक टॉपिक उठा रहा हूँ, वो है वर्णमाला, इससे मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। टॉपिक उठा रहा हूँ वर्णमाला, आज इस पे चर्चा करेंगे और बताएंगे भाई क्या होता है वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन के बारे में। स्वर और व्यंजन के बारे में क्या होता है स्वर, क्या है होता है व्यंजन, इसको मैं अभी बताऊंगा आपको। तो मैं सबसे पहले ये बताने की कोशिश करूंगा जो सबसे जो वो होती है प्राचीन भाषा कौन सी होती है। तो मैं बता दूं आपको, सबसे प्राचीन भाषा होती है संस्कृत। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत के बाद क्या आता है, प्राकृत। प्राकृत के बाद आती है पाली। पाली के बाद क्या आती है, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद क्या आती है, अवहट्ट। अवहट्ट के बाद क्या आता है, तब आती है अपनी है हिंदी। तो सबसे प्राचीन भाषा क्या है, मैंने जैसा आपको बताया संस्कृत। संस्कृत के बाद क्या है, प्राकृत। प्राकृत के बाद क्या है, पाली। पाली के बाद क्या मैंने आपको बताया, पाली के बाद अभी हमने आपको बताया था अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट। अवहट्ट के बाद आती है हिंदी, ठीक है, हिंदी। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये जो संस्कृत है, संस्कृत में सबसे पहले 30 वर्ड थे। संस्कृत में सबसे पहले 30 शब्द थे,
जब 30 शब्द थे तब संस्कृत व्याकरण का विकास यानी संस्कृत व्याकरण तब नहीं बनी थी। इसके बाद जब इसमें और 14 शब्द जोड़े गए, जब 14 शब्द और जुड़े तब संस्कृत व्याकरण का निर्माण हुआ। 14 शब्द जुड़ने से किसका निर्माण हुआ? संस्कृत व्याकरण बनी। इससे पहले नहीं थी, जब तक 30 वर्ड थे तब तक नहीं थी। ये 14 शब्द जो है ये किसको प्राप्त हुए? ये जो संस्कृत व्याकरण बनी, ये जो 14 शब्द थे, ये 14 शब्द बने थे, प्राप्त हुए थे पाणिनि को। ठीक है, किसको? पाणिनि को प्राप्त हुए थे। पाणिनि को ही तभी जब ये संस्कृत के 14 शब्द पाणिनि को प्राप्त हुए, इन्हीं से, इन 14 शब्दों से ही संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ। इसीलिए पाणिनि को संस्कृत का पिता, संस्कृत व्याकरण का पिता पाणिनि को कहा जाता है। समझ गए? पाणिनि की एक किताब है अष्टाध्यायी। कौन सी है? जो अष्टाध्यायी है, ये पाणिनि की जो किताब है, ये संस्कृत की सबसे पहली किताब है। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत की सबसे पहली किताब है ये, संस्कृत व्याकरण इसी। ठीक है, तो ये जो अष्टाध्यायी है पाणिनि की, इसी अष्टाध्यायी से ही पता चलता है जो हमारे इतिहास में महाजनपद, वो जनपद होते हैं महाजनपद, उनकी संख्या यहाँ से अष्टाध्यायी से महाजनपदों की संख्या 22 पता चली है। जो अष्टाध्यायी है इससे महाजनपदों की संख्या 22 पता चली है। ठीक है, इसी अष्टाध्यायी से ही। और तो ये इतिहास में ही है। और इसके बाद और भी इतिहास तो सही है। पाली यानी बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, यानी बौद्ध धर्म का जो एक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, निकाय। इससे जो महाजनपदों की संख्या है 16 प्राप्त हुई है। 16 प्राप्त हुई है अंगुत्तर निकाय से, बौद्ध धर्म का जो है, इससे महाजनपदों की संख्या 16 प्राप्त हुई है। ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये यहाँ से सीधे सीधे पूछा जाता है कि जो पाणिनि की अष्टाध्यायी किताब है उसमें महाजनपदों की संख्या कितनी पता चलती है, या बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है उससे कितनी क्या प्राप्त होती है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, धैर्य रखें आप थोड़ा। इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं। जो अभट्ट है, अभट्ट की कई किताबों में अब इसकी चर्चा ही नहीं की गई, लेकिन हिंदी का जनक जब सीधे पूछा जाता है, हिंदी का जनक या जन्म या जनक किससे हुआ है, तो हिंदी का जनक अभट्ट को माना जाता है। अभट्ट ना ऑप्शन में है तो अपभ्रंश, अपभ्रंश ना हो तो पाली, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश से एक सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाता है? हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, वो है अपभ्रंश सौरसैनी अपभ्रंश। क्या है? सौरसैनी। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, हिंदी हो गई, अपभ्रंश हो गया, अभट्ट हो गया। जो ये इसके प्राकृत के बारे में बताएं, इसको प्राकृत जो है, प्राकृत को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है अर्धमागधी। अर्धमागधी, अर्धमागधी, प्राकृत को एक दूसरे नाम से जानते हैं अर्धमागधी। जो अर्धमागधी है ये जैन धर्म की भाषा है। क्या है? जैन धर्म की भाषा है। ठीक है, ये चीज याद रखना। और इसके बाद हम हिंदी की बात पे, हिंदी पे आते हैं। तो जो हिंदी है, हिंदी एक फारसी शब्द है जो वास्तव में क्या था? सिंधी।
ये चीज आप लोग कायदे से इसका नोट्स बनाएंगे तो शायद आपको कायदे से प्रॉपर समझ में आएगा। जो हिंदी है, मैंने बताया आपको, हिंदी है ये एक फारसी शब्द है जो वास्तव में क्या था, सिंधी। हिंदी जो है एक फारसी शब्द है, ठीक है। और वास्तव में क्या है, वास्तव में यह क्या था, सिंधी। तो जैसे मैं अब इसके बारे में बताएं, सिंधी के बारे में, तो एक थे आर्य और एक थे अनार्य, ठीक है। इन क्या 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 बताया मैंने आपको, एक थे आर्य और एक थे अनार्य। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, दासराग युद्ध। इन दोनों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, दासराग युद्ध। दास राग युद्ध कहाँ हुआ था, ये परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। परुष्णी को हम लोग इस टाइम में रावी नदी बोलते हैं। परुष्णी नदी को हम लोग रावी नदी बोलते हैं। परुष्णी नदी के किनारे ये दासराग युद्ध हुआ था और इसमें जो ये आर्य थे, आर्य की जीत हुई थी और ये लोग हार गए थे। जो ये लोग हार गए थे, जो आर्य था, आर्य का कबीले, इस आर्य लोगों को कबीले का नाम था भरत कबीला। ठीक है, भरत कबीला था। ये आर्य लोगों का एक कबीला था, उसका नाम था भरत। इस भरत कबीले के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा है। ये चीज ध्यान रखना, यानी देश का नाम पड़ा। ये चीज समझ में आई। ये भी थोड़ा हिस्ट्री के उससे है, लेकिन ये बताना यहाँ पे जरूरी पड़ गया सिंधी को लेके, तो आप लोग थोड़ा समझ लें। तो जो भरत कबीला है, इस पर इसी भरत कबीले के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा था। जब भरत कबीले पर एक फारस के राजा, यानी फारस के राजा डेरियस, फारस का राजा डेरियस था, उसने इस भरत कबीले पर हमला किया और कहा, हाथ कंगन को आरसी का क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इसने ये कोटेशन दिया और जब धीरे धीरे ये जब भरत कबीला समाप्त होने लगा, जब ये समाप्त हो गया था भरत कबीला, तब इसका नाम क्या हो गया था, सिंधुस्तान। ठीक है, सिंधुस्तान। लेकिन ये जो फारस के लोग थे, ये वास्तव में जो फारस के लोग थे, ये क्या क्या बोलते थे, इसके बारे में हम आपको बताएं। जैसे पा को ये फा बोलते थे, ठीक है, पा को ये फा बोलते थे, शा को ये हा बोलते थे और धा को ये दा बोलते थे। ये लोग वास्तव में ये बोलते थे। तो एक बार फारस के लोगों ने राजा डेरियस से पूछा, आपने कौन सा क्षेत्र जीता है, तो उसने बताया सिंधुस्तान। लेकिन जब उनकी भाषा में जब वो करेंगे तो सिंधुस्तान जो है, तो शाह को ये क्या बोलते थे, हा, दा को वो पा को फा और दा को धा को दा बोलते थे। तो होता था वास्तव में पारसी और पर्शियन। ये लोग क्या बोलते थे, फारसी, पर्शियन, ये ऐसे बोलते थे। क्या वास्तव में क्या ये बोलते थे, जो थे ये वास्तव में ये पा को बोलते थे फा, ठीक है, शा को बोलते थे हा और धा को बोलते थे ये दा, ठीक है। तब फारस के लोगों ने राजा डेरियस से कहा, तुमने कौन सा क्षेत्र जीता, तो उसने बताया सिंधुस्तान। कौन सा क्षेत्र, सिंधुस्तान। तो जब सिंधुस्तान जीता, और वास्तव में ये शाह को हा कहते थे और धा को दा बोलते थे। तो शाह को ये लोग हा बोलते थे और धा को दा बोलते थे। तो इसी से ही जो सिंधुस्तान था, जब इसका जब जैसे रियल में होता था पारसी, पर्शिया, पर्शियन,
ये लोग क्या था, फारसिया, फारसी, पर्शियन। तो ऐसे ही सिंधुस्तान था, ये चेंज होके हो गया हिंदुस्तान। ठीक है। और जो हिंदुस्तान हो गया, यही सिंधुस्तान के जो हिंदुस्तान, तो देश का नाम सिंधुस्तान की वजह हिंदुस्तान हो गया। और जो यहाँ की जो भाषा थी सिंधी, सिंधी यानी सिंधी, सिंधी थी, इसी सा को ये लोग हा बोलते थे, तो ही हो गया, और धा को ये लोग दा बोलते थे, तो क्या हो गया, हिंदी। समझ में आया ये चीज? इसी से ही, यानी कि यहाँ से ये हो गया। ये चीज समझ में आई हो तो आपको तो बताएं, इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या वास्तव में, पा को फा, सा को हा, दा को दा, तो सिंधुस्तान जीता था, सिंधुस्तान वही चेंज होके हिंदुस्तान हो गया, इसी से देश का नाम हिंदुस्तान हो गया सिंधुस्तान की वजह, और भाषा सिंधी की वजह हिंदी हो गई। तो इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी पे। हिंदी जो भाषा है, ये संस्कृत के भाष शब्द से बात बनी हुई है। आइए अब हिंदी पे घूम के आते हैं, थोड़ा आउट चले गए, लेकिन ये जानकारी देना आपको जरूरी थी। ऐसे तो थोड़ा धैर्य रखें, ये मत सोचे कि अपने जो टॉपिक से हट रहे हैं, टॉपिक से नहीं हटेंगे। अब बात करते हैं टॉपिक पे ही। जो भाषा हिंदी है, जो भाषा है, जो हिंदी भाषा है, ठीक है, ये संस्कृत के भाष शब्द से बनी है। भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बनी है। ठीक है। तो पहले मैं आपको बताऊं भाषा की जो इकाई क्या होती है। भाषा की इकाई भाषा की इकाई क्या होती है, जैसे भाषा की इकाई होती है वाक्य, वाक्य की उपवाक्य, उपवाक्य की पदबंध, पदबंध की पद, पद की अक्षर, अक्षर की वर्ण, ये इकाइयां हैं। इकाइयों में थोड़ा वो कर लेते हैं। तो भाषा की मैंने इकाई क्या बोली आपको, वाक्य। वाक्य की इकाई क्या होती है, उपवाक्य। और उपवाक्य की इकाई क्या होती है, पदबंध। और पदबंध की होती है पद, और पद की क्या होती है, अक्षर। और अक्षर की क्या होती है इकाई, वर्ण। ये चीज समझ में आई। से भाषा मैंने बताया, भाषा ये संस्कृत के भाष शब्द से बना है। जो पद होता है इसी को बोलते हैं शब्द। ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। इसके बाद सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है। तो ये चीज आप लोग बताएं जरा, भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी मौखिक इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है इसी भाषा की। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है। तो बताएं आप लोग जरा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है। तो मैं आपको बताऊं, जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। और ध्वनि का वो और लिखित, यानी जो ध्वनि होता है और ध्वनि का लिखित रूप जो होता है वो वर्ण होता है। यानी क्या है, भाषा की मौखिक इकाई क्या बताइए आपको, ध्वनि। और जो ध्वनि का लिखित रूप, इसी का लिखित रूप, और इसका लिखित रूप होता है वर्ण। समझ में आया, यानी इसी का लिखित रूप। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, ध्वनि का लिखित रूप होता है वर्ण। और वर्ण क्या होता है, वर्णों के क्रमबद्ध यानी क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित ढंग को ही वर्णमाला कहते हैं। ये चीज समझ में है कि नहीं, वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्ण क्या होता है, वर्णों के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित या व्यवस्थित ढंग को या
व्यवस्थित ढंग को या समूह को ये चीज आपको समझ में आई है? क्या मैंने बताया, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि, और ध्वनि का लिखित रूप होता है वर्ण। वर्ण वर्ण क्या होता है? वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ये चीज समझ में आ गई? तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम आपको बताते हैं। अब यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जो वर्ण होते हैं, वर्णों की संख्या बताइए। वर्णों की संख्या उच्चारण के हिसाब से कितनी होती है और लिखित के हिसाब से कितनी होती है, जरा ये लोग आप लोग बताएं। जो वर्ण होते हैं, वर्णों की संख्या जो उच्चारण के हिसाब से कितनी होती है और लिखित के अनुसार कितनी होती है। तो मैं आपको क्या पूछा है, वर्णों की संख्या जो बताइए आप लोग, उच्चारण के अनुसार कितनी होती है, और वर्णों की संख्या मैंने क्या होता है, उच्चारण के अनुसार और लिखित अनुसार यानी लेखन के अनुसार कितनी होती है। ये लोग आप लोग जरा बताएं, लेखन के अनुसार कितनी होती है, उच्चारण के अनुसार। तो आइए हम बताते हैं। जो वर्णों की संख्या होती है उच्चारण के अनुसार जो होती है, ये होती है 45, और लेखन के अनुसार होती है 52 यानी 52। ठीक है। अब ये बताएं, जो 55 है यानी 45 जो उच्चारण के अनुसार होती है संख्या, इसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है। और जो 52 यानी 52 जो लेखन के अनुसार जो होते हैं, इसमें होते हैं 13 स्वर, 35 व्यंजन, ठीक है, और 4 संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये बताएंगे आपको संयुक्त व्यंजन, अभी जब व्यंजन पे बात करेंगे, छत्र, ज्ञासा, ये जो होते हैं संयुक्त व्यंजन, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई? यानी वर्णों की संख्या जो उच्चारण के अनुसार होती है 45, और लेखन यानी लिखने के अनुसार होती है 52। उसमें जो 45 में 10 स्वर 35 व्यंजन होते हैं, इसमें 13 स्वर 35 व्यंजन और 4 संयुक्त स्वर व्यंजन होते हैं। ठीक है। आइए अब हम बात, अब यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार वर्णों की संख्या बताइए, और उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या बताइए, और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बताइए कितनी है, धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार वर्णों की संख्या बताइए। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जरा आप लोग बताएं क्या क्या मैंने आपको बताया है। किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है। और मैंने दूसरा बताया है उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या बताएं जरा, और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इन्होंने कितनी बताई है वर्णों की संख्या। और धीरेन्द्र वर्मा है कि, हाँ, धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार कितनी है। तो ये आप लोग जरा बताएं। तो आइए मैं बताता हूँ। जो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार जो है वर्णों की संख्या है 43 है। कितनी है? 43। और उदय नारायण तिवारी के अनुसार जो वर्णों की संख्या है वो 51 है। ठीक है। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इनकी संख्या है 42 या 42 है, क्या है
ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इनकी संख्या है 46। और धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार जो वर्णों की संख्या बताई गई है वो 53 बताई गई है। ठीक है, ये चीज आप लोग बिल्कुल याद रखना। कितनी है? 53। ठीक। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार 45 है। और उदय नारायण तिवारी के अनुसार कितनी बताई है मैंने इसमें? 55, 51। कितनी है? 51 है। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 46 है। और धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार 53 है। ये चीज ये याद कर लेना, ये लिख लेना कायदे से। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, यानी कि किशोरीदास वाजपेयी या कामता प्रसाद, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। तो आइए मैं आगे बताता हूँ आपको अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है। जरा ये लोग आप लोग बताएं, अक्षर और वर्ण में अंतर क्या होता है। से हम आपको बताएं कि आओ आज दो दो जाम हो जाएं। यहाँ पे जाम जो शब्द है इसमें कितने अक्षर हैं और कितने वर्ण हैं, ये जरा आप लोग बताएं। जाम में कितने अक्षर और कितने वर्ण हैं। तो अक्षर और वर्णों के बारे में आपको बता दूं क्या 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 कैसे क्या होते हैं अंतर। क्या मैंने बोला? अक्षर और वर्ण के बारे में अंतर बताना। अक्षर और वर्ण क्या मैंने क्या कहा? आओ आज दो दो जाम हो जाए। जाम दो दो होते हैं, एक जाम ये वाला होता है, एक जाम वो होता है, चौराहे वराहे पे जो जाम लगी थी वो जाम होता है। क्या मैंने बोला? जाम। जाम जो है इसमें कितने अक्षर हैं? तो अक्षरों की मैं बात करूं तो इसमें जा हो गया और मां हो गया, यानी कितने अक्षर हो गए? 2 अक्षर हो गए। और यदि वर्णों की बात करें तो वर्ण इसमें क्या क्या होंगे? ज, जा, ठीक है, जा हो गया। इसमें ज आ की मात्रा है तो क्या होगा? आ हो गया, आ हो गया। फिर म, म माँ के साथ आ भी निकल रहा है ना, यानी माँ हो गया और आ हो गया। ये चीज समझ में आई? यानी कि कितने वर्ण हो गए? 4 वर्ण। वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 4। और अक्षरों की संख्या 2। समझ में आया? जैसे राम, उसमें भी 2 अक्षर 4 वर्ण। अक्षर और वर्ण में समझ में अंतर पता चल गया। तो आइए मैं आप बात करते हैं स्वर। स्वर की बात करता हूँ। क्या होता है स्वर? इंग्लिश में क्या, जो इंग्लिश में इसको स्वर को बोलते हैं वॉवेल। वॉवेल इंग्लिश में बताए गए हम लोगों को क्या होते हैं? 5 वॉवेल होते हैं। खूब रटाएंगे, ए ई आई ओ यू। और आर्टिकल भी बताए गए हैं, ए एन द। तो आइए हम थोड़ा इन पे चर्चा करते हैं, फिर बात हिंदी में करते हैं। स्वर कितनी क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं। हम लोगों को खूब पढ़ाया गया है। क्या चर्चा करनी है? स्वर पे। तो स्वर इंग्लिश में कितने होते हैं? इंग्लिश में जो वॉवेल होते हैं कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू, ठीक है, ये होते हैं। और आर्टिकल बोला गया ए एन द, ए एन और ये भी बताया गया है कि कोई भी जो वर्ड होगा या वर्ण होगा, यदि उनका पहला अक्षर ए ई आई ओ यू इससे शुरू होता है तो हम लोगों को वहां पे एन लगाते हैं। आर्टिकल क्या लगाते हैं? एन। ये बताया गया ना। तो आइए मैं देखता हूं। तो यूनिवर्सिटी ले लीजिए। क्या? तो यूनिवर्सिटी ले लीजिए। यूनिवर्सिटी यानी कि इसका पहला वर्ण यू आ गया। यू एक वॉवेल है। इससे पहले हमको बताया गया था कि एन लगाना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले इसके आगे कई कई बातें हुई हैं। तो लेकिन मैं इससे ये क्या सही है? लेकिन यहाँ पे एन नहीं आ लगता है। क्यों? आइए हम लोग इसकी चर्चा हिंदी से क्यों नहीं सीखते हैं। हिंदी से सीखते हैं तो वहां से पता चलता है। तो जो
मैं बताऊं आपको, आ से लेके और औ के बीच में यदि कोई इंग्लिश का वो है, उसका उच्चारण यदि इसके बीच में शुरू होता है तो वहां पे हमेशा हम लोग ऐन लगाते हैं, और यदि इसके बीच में नहीं शुरू होता है तो वहां पे हमेशा ए लगाते हैं। ये चीज समझोगे, ए लगाते हैं। अब यूनिवर्सिटी का ले लीजिए, इसका यूनी यानी या से शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे ये उच्चारण इसके बीच में तो नहीं आ रहा है, आ से ओ के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, एन की जगह पर ए होगा। जैसे और ले लीजिए, ठीक है, और ले लिया, इसका उच्चारण क्या होता है, और, यानी इसका ये यहां से शुरू हो रहा है आ से, और मैंने आपको बताया आ से ओ के बीच में कोई है तो उसके आगे हमेशा क्या लगाते हैं, ऐन। तो इसके आगे क्या लगेगा, ऐन। ये चीज समझ में आ गई। तो ये होता है इसके। अब बात करते हैं स्वर पे। तो क्या होता है स्वर, बताएं जरा आप लोग स्वर के बारे में थोड़ा बहुत। तो स्वर के बारे में कुछ बताएंगे आप लोग। चलो आइए हम बताते हैं आपको। आज जब मैं ही वो कर रहा हूं तो मैं ही बताता हूं। आप लोग ये समझ लीजिए, मैं जो पढ़ा रहा हूं ये आप कोई भी लेवल का एग्जाम दीजिए, सफिशिएंट है। इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, कायदे से समझने की कोशिश करिए, फिर देखते हैं। जो ना समझ में आए आप लोग हमको मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर आज मैं आपको दे दूंगा। अब स्वर की बात करता हूं। स्वर क्या होता है, यानी अब हम आपको जिन वर्णों के उच्चारण में समय नहीं लगता, या जिन वर्णों को बोलने के, जिन वर्णों के बोलने में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उसे उसे क्या कहते हैं, स्वर। नहीं समझ आया, यानी क्या बोला, जिन वर्णों के उच्चारण में समय नहीं लगता या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वहां पे क्या होता है, स्वर होता है। क्या मैंने बोला, जिन वर्णों के उच्चारण में समय नहीं लगता या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, स्वर। इसके बारे में स्वर हो गया। तो स्वर होते कितने प्रकार के हैं, क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बता दें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चिन्ह लगा है इसको क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं हम लोग। तो आइए मैं बताता हूँ। जो ये चिन्ह होता है ये होता है पुनरुक्ति चिन्ह। क्या होता है, पुनरुक्ति चिन्ह। क्या होता है, पुनरुक्ति चिन्ह। जो मैं आपको बताऊंगा चिन्ह के बारे में बताऊंगा, क्या होता है लाघव चिन्ह यानी प्रश्न बोधक या समाप्ति बोधक, ये जो है त्रुटि बोधक, ये जो चिन्ह होंगे ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। तो इसके बारे में हम स्वर ये समझ गया। इसके बारे में स्वर की बात करते हैं। इसको स्वर जो होते हैं इनको हमने 3 भागों में बांटा जाता है। स्वर को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है हास्य, एक होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। क्या क्या होता है, हास्य, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। हास्य स्वर को ही मूल स्वर बोलते हैं। क्या, हास्य स्वर को ही मूल स्वर बोलते हैं।
अब हाथ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है, ये बताते हैं आपको। जो हाथ स्वर होता है जिनको बोलने में बहुत कम वो लगती है, बहुत कम समय लगता है, या जिनको बोलने में एक सिंगल मात्रा यूज होती है, वहां पे हाथ स्वर होता है। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में थोड़ा अधिक समय लगता हो, यानी हाथ स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक या डबल मात्रा वाले। प्लुत स्वर क्या होता है, यानी किसी को बुलाना या किसी पर जोर दे के काम करना या जोर दे के बोलना, तो वहां पे प्लुत स्वर होता है। क्या क्या मैंने बताया, आइए हम बताते हैं। हाथ स्वर के बारे में मैंने बोला जिनको बोलने में बहुत अधिक यानी बहुत कम समय लगता है। क्या क्या होते हैं, तो पहले हम आपको बता दें, तो इनको बोलने में बहुत अधिक से बहुत कम समय लगता है। तो कौन कौन से होते हैं बोल के जरा आप लोग प्रैक्टिकली करके देखें आप साथ में। तो अ यानी ये बड़ा, यानी कि अ में बहुत कम समय लगा, तो हो गया कौन सा, आ। उसके बाद अ, बड़ा बड़ा उसमें ज्यादा लग रहा है, ई। ठीक है, ई, ई, उ, ऊ, री। ठीक है, ये इनमें कम समय लगता है। उसके बाद दीर्घ स्वर क्या होता है, इनको बोलने में ज्यादा समय लगता है। अब जो बचे हैं इनको इसमें लगा देते हैं। तो क्या क्या उनको बोलने में, जैसे बड़ा अ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और ओ। ठीक है, ये दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। जो प्लुत स्वर होता है, जैसा मैंने आपको बताया, किसी को बुलाना या किसी पे जोर दे के काम करना, जैसे राम, ओम, क्या है इसमें, ओम, आप लोग बोले ओम, यानी कि इस पे देखो कितना जोर देके कहा गया। किसी शब्द पे जैसे जोर देके कहना है, यानी वो पुरुष स्वर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो स्वर है इनका स्वरों का वर्गीकरण करके बताते हैं हम आपको। स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, तो स्वरों का वर्गीकरण हम 3 तरीके से करते हैं। कौन कौन से, आइए इस पे चर्चा करते हैं। जो स्वरों का वर्गीकरण है इसमें हम 3 प्रकार से करते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं ओंठ के आधार पर, दूसरा होता है जीभ के आधार पर, और तीसरा होता है मुख खुलने के आधार पर। इसको 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो क्या मैंने आपको बताया, एक यानी स्वरों का वर्गीकरण, तीन तरीके से करते हैं। कौन कौन से आधार पर, पहले मैंने आपको बोला यानी ओंठ के आधार पर, दूसरा मैंने बोला जीभ के आधार पर, तीसरा होता है ओंठ हो गया, जीभ हो गया, तीसरा होता है मुख खुलने के आधार पर, मुख के यानी मुख खुलने के आधार पर। समझ गए, यानी 3 स्वरों का जो वर्गीकरण करते हैं तो वो 3 तरीके से करते हैं। पहला होता है ओंठ के आधार पर, दूसरा होता है जीभ के आधार पर, तीसरा होता है मुख खुलने के आधार पर। तो आइए एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। जो मुख खुलने के आधार पर, पहले हम मुख ओंठ के आधार पर बात करते हैं। तो ओंठ का जो ओंठ के आधार पर होते हैं इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 2 भाग, एक होता है विवृत नहीं वृत्ताकार स्वर, एक होता है आवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर क्या होता है और आवृत्ताकार स्वर क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएं।
जो वृत्ताकार स्वर होता है उसमें जो ओंठ है जो हमारे वो गोल गोल घूमते हैं। जो स्वरों को हम बोलेंगे, पहले हम आप जो स्वरों को हम बोलते हैं तो उसमें ओंठ जो होता है वो गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो जो ओंठ के आधार पर स्वरों को हम दो तरीके से करते हैं, दो तरीके से बांटते हैं। कौन कौन से? वृत्ताकार और आवृत्ताकार। वृत्ताकार में मैंने आपको बताया इसमें जो ओंठ होता है वो गोल गोल घूमता है। जो आवृत्ताकार है इसमें नहीं घूमता है, बस सीधी सीधी बात है। तो पहले हम आपको बता दें स्वर कौन कौन से, जो 13 स्वर मैंने बता दूं वो कौन कौन से होते हैं। तो आ हो गया, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ऊ, औ, अंग और आ। ये जो होते हैं इन्हें अनुसार बोलते हैं। अनुसार में ये विसर्ग हो गया, नासिक हो गया, ये चीज अभी आगे बताएंगे आपको। तो ये जो स्वर हो गए, अब इन्हीं में इनको देखना है। स्वरों का ही होता है वृत्ताकार स्वर और आवृत्ताकार स्वर बोलते हैं, जो ऊंट के आधार पर वर्गीकरण होते हैं। तो वृत्ताकार स्वर होते हैं, अब इनको हमने वृत्ताकार स्वर में आपको बताया इसमें ऊंट गोल गोल घूमता है। तो आइए स्वर को पढ़ते हैं, बोलते हैं, बोल के देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। इसमें देखे आ में कहीं ऊंट घूमा नहीं, बड़ा आ में घूम तो करते हैं अ, इसमें नहीं, ई, उ, ई, ई, उ, उ। देखिए ऊंट आप बोल के देखिए तो देखिए आपका ऊंट जरूर हो रहा है थोड़ा। तो क्या होगा? ऊ होगा तो बड़ा ऊ भी होगा साथ में। तो फिर री, ए, ऐ, ओ, ओ, ओ और औ। अब ये वृत्ताकार हो गए, यानी इसमें घूमता है, जिसमें नहीं घूमता है वो आवृत्ताकार। जो बच गए हैं तो इसमें कौन कौन सा बच गया? छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, ऐ, ठीक है, और ओ इसमें हो गया री, अंगा। ठीक है, अब ये हो गए ओंठ के आधार पर। दूसरा मैंने क्या बताया आपको? जीभ के आधार पर। तो आइए जीभ के आधार पर देखते हैं। ठीक है, तो जीभ के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण करते हैं, जीभ के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण 3 तरीके से करते हैं, अग्र, मध्य और पाश। अग्र, मध्य और पाश में क्या होता है? अग्र स्वर में क्या होता है? जो जीभ हमारी होती है ये ऊपर नीचे उठती है। मध्य स्वर बीच वाला भाग उठता है और पाश स्वर यानी पीछे वाला भाग उठता है। तो आइए देखते हैं। यानी जीभ के आधार पर। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? अग्रस्वर, पार्श्व स्वर, मध्य स्वर और तीसरा क्या मैंने बताया? पार्श्व स्वर। ठीक है, अग्रस्वर में मैंने क्या बोला आपको? जो जीभ होती है वो ऊपर नीचे उठती है। पार्श्व स्वर में मध्य वाला भाग उठता है, और वो पार्श्व वाला सबसे पीछे का, मध्य वाला जो मध्य में होता है। तो आइए इनका जब वो करते हैं तो पढ़ते हैं, वो स्वरों का वो करते हैं तो देखते हैं। जैसे आ बोलते हैं इसमें जीभ ऊपर नीचे उठी नहीं, आ इसमें भी नहीं, ई, ई, ऊ, 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 ऊ,
ई ई ई ई, जीभ उठ रही है ऊपर, तो इसमें क्या होगा, ई और ई, ई ई, और ए ए, जीभ उठ रही है, ए। आप भी करके देखिए, प्रैक्टिकली करिए तो आपको खुद पता चल जाएगा। ए ए, उ उ उ उ, री री, ओ ओ, नहीं, तो इतने ही होते हैं। उसके बाद मध्य स्वर में जो ये मध्य स्वर का जो होता है, मध्य में जो होता है एक ही होता है, आ जो होता है वो मध्य स्वर में आता है, ठीक है। और पार्श्व स्वर में अब जब बचे हैं तो उनको पार्श्व स्वर में रख देते हैं, बचे हुए पार्श्व स्वर में हो जाएंगे। तो कौन कौन से बचा है, तो बड़ा, ठीक है, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बचा है, एक मिनट, बड़ा ऊ बचा है, री बचा है, ओ बचा है और ओ बचा है, मार्कर खत्म हो गया है, ठीक है। ये हो गए जीभ के आधार पर। अब बचता है इसी के साथ, इसी में यहीं पे मैं आपको बता दूं, जो आगत स्वर पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आगत स्वर कौन सा होता है, आगत स्वर जो होता है वो एक होता है, वो होता है ये ध्यान रखना, ये जो होता है ये आगत स्वर बोला जाता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद जो होता है, हम बात करते हैं तीसरा जो पार्ट जो वर्गीकरण में बचा था, वो क्या था, मुख के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से होता है, विव्रत स्वर, अर्धविव्रत, और क्या होता है, विव्रत स्वर हो गया, अर्धविव्रत हो गया, समृत हो गया, पहले हो गया अर्धविव्रत, समृत, नहीं होता है समृत, अर्धसमृत, विव्रत और अर्धविव्रत, ये होते हैं, ये क्रम होता है इनका। तो मैंने क्या बताया आपको, मुंह खुलने के आधार पर, इनको 4 भागों में बांटते हैं। क्या बोला है, समृत, ठीक है, समृत स्वर, अर्ध समृत, और तीसरा होता है विव्रत, चौथा होता है अर्धविव्रत। समझने की थोड़ी कोशिश करना, मार्कर गया है, खत्म हो, ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। समृत और अर्धसमृत, विव्रत और अर्धविव्रत क्या होता है, और जो समृत होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं, इसका जो समृत स्वरों का उच्चारण जो होता है सबसे कम समय होता है, इनका उच्चारण जब करते हैं इसमें बहुत कम मुंह खुलता है, इसमें इसकी तुलना में अधिक खुलता है, विव्रत में सबसे अधिक मुंह खुलता है, और जो अर्धविव्रत होती इसके तुलना में कम खुलता है, ये चीज ध्यान रखना। अर्धविव्रत में विव्रत की तुलना में कम मुंह खुलता है। एक बार फिर बता रहा हूं आपको, समृत में क्या होता है, बहुत कम मुंह खुलता है, अर्धविव्रत में समृद्ध की तुलना में अधिक खुलता है, सबसे अधिक खुलता है, और अर्धविव्रत विव्रत की तुलना में कम खुलता है। तो समृद्ध स्वर में जैसे हम वो करें तो देख लेते हैं, ज्यादा खुलता है ना, ई ई, बड़ी ई, उ ऊ, इसका जस्ट उल्टा ये हो जाएगा, ई नहीं, देखो ई कम समय खुलना है ना,
तो ई और ऊ हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसकी तुलना में ये अधिक खुलता है ना, ई। ठीक है, बड़ी ई हो जाएगा और बड़ा ऊ हो जाएगा। विव्रत जो होता है इसमें सिर्फ, अब जो इसमें सबसे अधिक खुलता है, क्या क्या खुलेगा? छोटा आ, ठीक है, ए प्रैक्टिकली करके आप भी बोलते रहिए साथ में, तो खुद आपको हो जाएगा। ए हो गया, ए ओ ओ ओ यानी औ हो जाएगा। इसके बाद ओ, बस अर्धविव्रत में अब यानी इसका देख लो, इसका जस्ट उल्टा यहां कर दो, छोटा ए, ये औ होगा ना, ये ओ हो गया। ठीक है, यही तो बच्चे हैं, ये अर्ध यानी स्वरों का वर्गीकरण हो गया। इसके बाद आता है स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्थान के आधार पर इनका जो करते हैं, तो स्थान के आधार पर जो स्वर होते हैं कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे व्यंजनों में भी होता है स्थान के आधार पर, से कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, ये जो होते हैं, ऐसे ही स्वर में भी स्थान के आधार पर होता है। तो स्थान के आधार पर मैं आपको बताऊं तो 1 मिनट। तो स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करें। स्थान या उच्चारण के, हाँ, स्थान के आधार पर इनका जो वर्गीकरण करेंगे, तो क्या क्या स्वर होते हैं? आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, ठीक है, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ और इनकी बात करते हैं। तो आइए उच्चारण के, यानी कि इनका स्थान के आधार पर ये कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। तो आप प्रैक्टिकली बोलिए साथ में, कहाँ से आवाज निकल रही है? कंठ से निकल रही है। जो आ होते हैं इनको कंठ बोलते हैं, यानी कंठ। ठीक है, जो ई, अब इनका देखिए कहाँ हो रहा है, ई ई ई, जो जीभ है देखिए तालु में लग रही, ई ई लग रही है ना, तो इनको तालव्य बोलते हैं, यानी तालु। क्या बोलते हैं? तालव्य। तालु में लग रही जीभ, तो इनको, ठीक है, उ उ उ उ उ ओंठ पे हो रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? ओष्ठ। ठीक है, री को हमेशा, री जो होता है इनको मूर्धा बोलते हैं। ए ए ए ए, जीभ तालु में लग रही है और कंठ से आवाज निकल, यहां से आ रही है, यानी कंठ से तो आवाज आ रही है और तालु में जीभ लग रही है, तो ये हो जाएंगे क्या? कंठ तालु या कंठ तालव्य। क्या हो जाएंगे? कंठ तालव्य। ठीक है, और ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यानी कहां से? ओंठ और कंठ से, यानी आवाज कहां से निकल रही? कंठ से। और क्या हो रहा है? ओंठ से भी हो रहा है, तो ओंठ, तो क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ।
कंठोष्ठ। ये चीज समझ में आ गई। ये है स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं अनुनासिक के क्या स्वर क्या होता है और नासिक के स्वर क्या होता है, ये चीज समझ लें। इसके बाद स्वर की बात खत्म हो जाएगी और व्यंजन की बात करेंगे। तो इसके बाद हम अगली ही वीडियो में चर्चा करेंगे। आज मैं सिर्फ स्वर को ही बताएंगे। तो क्या मैंने बताया, नासिक, अनुनासिक और निरानुनासिक। अनुनासिक और निरानुनासिक। ये क्या होते हैं, जो नासिक के वो होते हैं, ये इनमें जो हवा होती है मुंह और नाक दोनों से निकलती है। क्या बोला, हवा जो होती है मुंह प्लस नाक दोनों से निकलती है। ठीक है, जैसे ठीक है। और इसके अलावा जो बचेंगे वो सब निरानुनासिक हो जाते हैं। ये चीज समझ में आ गई। तो इसके बाद मैं आज इतना ही रखता हूँ। इसके आगे जो व्यंजन होगा, व्यंजन अगली वीडियो में, इसके जो आगे होगा वो कंटिन्यू अगली वीडियो में करेंगे। यदि आज मैंने जितना मैं स्वर के बारे में जहां तक पूरी चर्चा बात कर ली है, यदि यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया हो, यदि आपने इससे पहले भी कहीं पढ़ा होगा, यदि उससे कुछ थोड़ा भी वो हुआ हो, तो जरूर अपने इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं आगे और भी लेके आऊँगा, जैसे अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा। तो हमको आपसे यही उम्मीद है कि हमारे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और घंटी वाली जो बटन आती है इसको दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिले। तो अब मैं चलता हूँ, इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।